नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज कॉर्नेशन। बिहार की बात कार्यक्रम को लेकर के हम हाजिर हैं। आज हम बताएंगे कि कल बिहार के लिए काफ़ी अहम दिन है। एक तरफ जहां बिहार को दूसरा एम्स मिलने जा रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन्हीं खबरों पर हम विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है, किस पार्टी की तरफ से किस तरह के दावे किए जा रहे हैं, एम्स को लेकर के किस तरह की राजनीति की जा रही है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही आरसीपी सिंह, जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी थे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वे अब नीतीश कुमार के लिए ही मुसीबत बनते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नई पार्टी बना ली है। न सिर्फ नई पार्टी बनाई है, बल्कि पार्टी का विस्तार करने में लगे हुए हैं। उनका लक्ष्य है 2025 विधानसभा चुनाव। लेकिन शुरुआत तो हम बिहार विधानसभा के उपचुनाव से करेंगे। 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वो है बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़। इसमें महागठबंधन की प्रतिष्ठा फंसी हुई है, क्योंकि 4 में से 3 पर 2020 के चुनाव में महागठबंधन के ही प्रत्याशी जीते थे। एक सीट इमामगंज एनडीए के खाते में वो सीट गई थी, जहां से जीतन राम मांझी चुन करके आए थे। इस बार जीतन राम मांझी चूंकि सांसद बन गए हैं गया से, लिहाजा उन्होंने उस सीट को अपने परिवार में ही रखा है और अपनी पतोहू जो बहू हैं दीपा मांझी, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो जीतन राम मांझी की भी प्रतिष्ठा फंसी हुई है, जो केंद्र में मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा फंसी हुई है। प्रतिष्ठा बचाने को लेकर के न सिर्फ जीतन राम मांझी, बल्कि नीतीश कैबिनेट में उनके बेटे और दीपा मांझी के जो पति हैं संतोष सुमन, वे लगातार उसी क्षेत्र में कैंप किए हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, चुनावी अभियान को खुद के नियंत्रण में रखे हुए हैं। तो वहाँ उनकी प्रतिष्ठा फंसी हुई है। उसके बगल में ही जो गया की दूसरी सीट है बेलागंज, उस सीट पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा फंसी हुई है। लंबे समय के बाद वे चुनाव प्रचार में गए और बिहार में बेलागंज सीट पर जाकर के जनसंपर्क किया। जगदानंद सिंह, जो आरजेडी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरजेडी की तरफ से उनके बेटे को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। तो कहीं न कहीं आरजेडी रामगढ़ में फंसती हुई दिख रही है। कहा जा रहा है कि बड़ी मुश्किल से अगर सीट वो बचेगी आरजेडी की, तो बड़ी मुश्किल से बचेगी। बीजेपी ने वहाँ पर, खासकर एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं, उन लोगों ने वहाँ पर कड़ी मेहनत की है और उसका परिणाम भी जो है कहीं ना कहीं वो चुनाव प्रचार के दौरान वो दिखने लगा कि जनसंपर्क में एनडीए के जो प्रत्याशी थे वे बढ़त लेते हुए दिख रहे थे। तो कल 13 तारीख है। 13 तारीख को सुबह 7 बजे से इन चारों सीटों पर मतदान शुरू होगा और मतदान के बाद शाम होते होते स्थिति लगभग क्लियर होते हुए दिखेगी कि समीकरण है, उस समीकरण के हिसाब से कौन प्रत्याशी बढ़त लेते हुए दिख रहे हैं। एक और सीट है तरारी, जो भाकपा माले के खाते में है। भाकपा माले भी महागठबंधन में है और वहां से सुदामा प्रसाद 2020 में चुनाव जीते थे। इस बार वे आरा से सांसद बन गए हैं। तो वो सीट भाकपा माले के लिए चुनौती वाली सीट बन गई है, क्योंकि इस बार 2020 की अगर हम बात कर लें तो सुनील पांडे निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ गए थे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वे तीसरे नंबर पर चले गए थे। इस बार वो स्थिति नहीं है, आमने सामने की लड़ाई है। हालांकि प्रशांत किशोर ने भी चारों जगह पर प्रत्याशी देकर लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश की है, लेकिन जो खबर है वो यह कि उनके प्रत्याशी वोट कटवा ही साबित होंगे। हालांकि समीकरण को साधने की उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन वैसा होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार से पहले जब नामांकन का दौर चल रहा था, जिस प्रत्याशी पर उन्होंने दांव लगाया था, शुरुआत में ही उसमें वे फेल साबित हुए। 4 में से 2 प्रत्याशी को वापस लेना पड़ा, उनकी जगह पर दूसरे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारना पड़ा। तो प्रशांत किशोर की अगर हम बात कर लें तो बहुत ज़्यादा कारगर इस चुनाव में होते हुए नहीं दिख रहे हैं। हालांकि दावा तो यही है कि उन्हीं के प्रत्याशी से
किसी भी दूसरे प्रत्याशी की लड़ाई है, यानी कि वे लड़ाई में है और बाकी जो महागठबंधन है या फिर एनडीए है उसमें से एक तरफ मतलब लड़ाई उनसे है, बाकी दोनों में से कोई एक बाहर जाएंगे लड़ाई से। तो यह दावे हैं प्रशांत किशोर के। हालांकि तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि चारों सीट पर महागठबंधन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। एनडीए की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि हम तमाम हमारे जो प्रत्याशी हैं क्लीन स्वीप होगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। इस बार हम लोग बेलागंज भी जीतेंगे, इमामगंज तो जीतेंगे ही जीतेंगे, बेलागंज जो आरजेडी का गढ़ है, सुरेंद्र यादव 3 दशक से अधिक समय से वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं, इस बार वहां की जनता उन्हें शिकस्त देगी। तरारी में भी महागठबंधन को शिकस्त मिलेगा और रामगढ़ में भी। तो ये हुआ बिहार विधानसभा उपचुनाव की तस्वीर। कल सुबह से ही इन चारों क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरी जो बड़ी खबर है कि बिहार के लिए कल का दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि बिहार को सूबे को दूसरा एम्स मिल रहा है। पहले पटना के नज़दीक फुलवारी शरीफ में एम्स बना, वो एम्स काम कर रहा है। बड़ी संख्या में हजारों लोगों को, लाखों लोगों को इससे लाभ मिल रहा है। और अब जो है उत्तर बिहार में दरभंगा में दूसरा एम्स बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार आ रहे हैं और दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखेंगे, शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे। हालांकि इस शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर के विपक्षी पार्टी की तरफ से तंज कसा जा रहा है, खास करके भारतीय जनता पार्टी पर। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता कुछ समय पहले तक दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर के राजनीति करते आए थे और दावा किया जा रहा था कि राज्य सरकार ने जो जमीन दी है एम्स के लिए शोभन में, वो जमीन लो लैंड है, वहां पर एम्स का निर्माण नहीं हो सकता है। कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, खास करके दरभंगा के जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने वहां पर धरना प्रदर्शन भी किया था। केंद्र तक पत्राचार हुआ था कि उस जगह पर एम्स नहीं बन सकता है। केंद्रीय टीम भी आई थी। हालांकि तब बिहार में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में थी, नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव थे और दोनों मिलकर के सरकार चला रहे थे। इसी मुद्दे पर आरजेडी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को आईना दिखा रही है और कह रही है कि जो आज बीजेपी दावा कर रही है कि हम लोग एम्स का निर्माण कराने वाले हैं, शिलान्यास करेंगे, और यही बीजेपी है कहती थी कि जिस जगह को एम्स के लिए चुना गया है वो जगह उपयुक्त नहीं है, वो लो लैंड है और वहाँ पर बाढ़ का पानी आ जाएगा। तो यही बीजेपी का चरित्र है। एक तरफ बीजेपी जब सरकार में आ गई है तो बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, लेकिन जब सरकार से बाहर होती रहती है तब जो महत्वपूर्ण काम होता है उसमें अड़ंगा लगाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है। तो कल काफ़ी अहम है बिहार के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र की सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर के बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, दोनों सरकार उठाने जा रही है। और बिहार में कल दरभंगा में एम्स की शुरुआत होगी, एम्स निर्माण की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वहां जाएंगे और एम्स निर्माण की आधारशिला रखेंगे। तीसरी जो बड़ी खबर है वो आरसीपी सिंह को लेकर के है। आरसीपी सिंह ने न सिर्फ पार्टी का गठन कर लिया है बल्कि अब वे विस्तार कर रहे हैं। आज उन्होंने बिहार समेत कई राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है। खुद तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ही, पार्टी में जो संगठन का जो पदाधिकारी होते हैं, जिसमें महासचिव, उपाध्यक्ष, सचिव समेत जो प्रवक्ता होते हैं, अन्य तमाम लोगों की नियुक्ति की गई है आरसीपी सिंह की तरफ से। तो कुल मिलाकर के कहें कि आरसीपी सिंह का फोकस है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी उतरे और पूरी मुस्तैदी से लड़े। इसके पहले वे संगठन को खड़ा कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि वे नीतीश कुमार को चुनौती देंगे, क्योंकि दोनों एक ही क्षेत्र नालंदा से आते हैं, दोनों एक ही जाति से आते हैं, कुर्मी जाति से आते हैं और दोनों का एक साथ रहने का तजुर्बा है। लंबे समय तक नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तब आरसीपीसी उनके सचिव, प्रधान सचिव हुआ करते थे। उसके बाद बिहार में जब मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, उसके बाद आरसीपीसी
इनके प्रधान सचिव बन करके सरकार चलाने का काम किया। 2010 में इन्होंने वीआरएस लिया, तब नीतीश कुमार ने इन्हें राज्यसभा भेजा और राज्यसभा भेज करके और लगातार दूसरी दफे राज्यसभा भेजा। इतना ही नहीं, संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। पहले संगठन का महासचिव बनाया और सांगठनिक काम दिया, और कुछ समय के बाद आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने पार्टी का सर्वे सर्वा यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। केंद्र में 2019 लोकसभा चुनाव के बाद के कुछ समय बाद इन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया गया, और वहीं से विवाद शुरू हुआ। और आज स्थिति यह है कि आरसीपी सिंह पहले जेडीयू से उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर बीजेपी में गए, बीजेपी में भी ये एडजस्ट नहीं हो पाए, बीजेपी ने इन्हें कोई जगह नहीं दी। इसके बाद अब नई पार्टी का गठन आरसीपी सिंह ने किया है, और न सिर्फ पार्टी का गठन किया है बल्कि संगठन का विस्तार किया है, पार्टी पदाधिकारियों के नाम का ऐलान किया है, और कहा जा रहा है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के लिए मुसीबत बन सकते हैं। हालांकि दावा तो प्रशांत किशोर भी कर रहे थे कि वे महागठबंधन और एनडीए गठबंधन को कड़ी शिकस्त देंगे उपचुनाव में, लेकिन ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है। अब आरसीपी सिंह का दावा है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में जो मंशा है, जो लक्ष्य है कि आगामी विधानसभा चुनावी मैदान में उतरें। तो अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, लेकिन आरसीपी सिंह अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।